साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है अपन चर्चा करेंगे। कई बार क्वेरी आती है आप सबकी कि सीबीआई या एंटी करप्शन की जो एफआईआर है वो कैसी होती है, कैसे दिखाई देती है और क्या पॉइंट्स उसमें से पकड़ने होते हैं जो हमें बेनिफिट दे जाए डिफेंस साइड से। क्लियर है? तो इसलिए मैंने पीपीटी के माध्यम से टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। तो आप एक नोटबुक लिए हैं, एक पेन लिए हैं और अपन स्टेप बाय स्टेप जो है बातों को नोट डाउन करते हुए चलते हैं। साथियों बेसिकली एफआईआर क्या है उसको अपन समझते हैं। जैसा कि नाम स्पष्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी संज्ञेय मामले में इसको हम क्या लिखेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस को दी जाने वाली प्रथम सूचना, वो है एफआईआर। अगर आप सूचना दे रहे हैं और उसके आधार पर जो मामला बनता है वो असंज्ञेय अपराध है, मीन्स नॉन कॉग्निजेबल है, पुलिस इंटरव्यू नहीं करेगी, उस कंडीशन में जांच के लिए मजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए। पर जहां एफआईआर में संज्ञेय अपराध दिखाई दे रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखाई दे रहा है, वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है मजिस्ट्रेट की परमिशन की। पुलिस इज टोटली कॉम्पिटेंट टू डू द इन्वेस्टिगेशन। एक बार जो है ध्यान रखिएगा कि जो एफआईआर है प्रीवियसली सीआरपीसी में सेक्शन 154 से गवर्न होती थी, पर चूंकि सीआरपीसी हट चुका है, 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में बीएनएसएस लागू है। तो कंसर्न सेक्शन है बीएनएसएस का 173, उससे एफआईआर जो है गवर्न होती है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो रेमेडी क्या है फिर हमारे पास में कि सक्षम मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष हम आवेदन करेंगे और वहां से एफआईआर जो है दर्ज होगी। पर जो मैटर सीबीआई के हैं या एसीबी के हैं, 99% मैटर में एसीबी या सीबीआई खुद ही एफआईआर कर लेती है, क्योंकि उनका मानना यह है कि जो कंसर्न ऑफेंस है डिमांड का या एक्सेप्टेंस का, उस कॉन्टेक्स्ट में जो ऑफेंस है धारा 7 PC एक्ट वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिस कारण से एफआईआर दर्ज करना, उस पर कानूनी कार्रवाई करना इलीगलिटी नहीं है। पर साथियों जब कोई एफआईआर दर्ज करती है एसीबी या सीबीआई, तो महत्वपूर्ण बिंदु को कई बार ऐसा देखा गया है वो ओवरलुक कर देते हैं और वहीं से जो है शुरू होता है काम डिफेंस का। काम डिफेंस का कभी भी ये नहीं कि केस को लड़ना, उनका काम ये कि जो केस है प्रोसिक्यूशन का उसको डैमेज करना। और हमेशा ही डिफेंस का जोर रहता है कि जो भी प्रोसिक्यूशन स्टैंड करने की कोशिश कर रहा है एसीबी या सीबीआई, वो एज पर लॉ नहीं है, कंप्लायंसेस जो है नहीं की गई है, जल्दबाजी में कार्रवाई की गई है और एफआईआर जो है वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। और कई बार देखा भी होगा आपने कि एफआईआर जो है वो क्वेश्च तक हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। तो जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको देखना होगा, उनको पकड़ना होगा। तो इसलिए मेहरबानी करके अगर आपका केस चल रहा है एंटी करप्शन का, तो आप अपने एफआईआर खुद से पढ़ो और क्या क्या डॉक्यूमेंट देखने हैं, क्या क्या पार्ट देखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एफआईआर जो होता है उसमें जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसका मेंशनिंग होता है, उसके बाद पीएस जिसको हम कहते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना, उसका जो है मेंशनिंग होता है। जिस ईयर में एफआईआर जो है दर्ज होगी उसका मेंशनिंग होता है। हर एक एफआईआर का नंबर है, जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं उसका होता है कंसर्न आरसी, तो ऐसे ही एफआईआर जब दर्ज होती है तो उसका एक नंबर होता है और वो नंबर जो है उस एफआईआर में जो है मेंशन किया रहता है और जिस दिन वो एफआईआर काटे जा रही है वो डेट भी जो है मेंशन होती है। इसके साथ साथ किन धाराओं में अपराध किया गया है उसका जो है ब्यौरा यहाँ पर होता है। अमूमन जो एफआईआर हम देखते हैं पीसी एक्ट में वो धारा 7 में होती है या 7A में होती है या 8 में होती है, कभी कभार धारा 11 हो सकता है, धारा 12 भी जो है अनकॉमन है, धारा 62 सब क्लॉज टू BNSB अनकॉमन है, पर जो कॉमन धारा है वो है 7, 7 है, 8, 11 अनकॉमन है बट इट माइट बी इम्प्लीकेटेड, 12 भी अनकॉमन है बट इट माइट बी इम्प्लीकेटेड, धारा 62 सब क्लॉज टू BNSB अनकॉमन है जो कि जुड़ा हुआ है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से, जो कि प्रीवियसली 120B आईपीसी के रूप में जाना जाता था। उसके बाद जो कॉलम होगा वो होगा सस्पेक्टेड ऑफेंस का। और बड़ी हैरानी की बात है या बड़े दुख की बात है, सीबीआई अपने लगभग 99.99% केसेस में बात लिखती है कि पब्लिक सर्वेंट जो है इन्वॉल्व है इन टेकिंग अनड्यू एडवांटेज। उसके साथ अन्य पब्लिक सर्वेंट जो कि टोटली अननोन है वो भी शामिल है, कुछ लोग हैं जो अननोन है वो भी शामिल है, और इस तरह से इसका एक डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। देखो जब कोई अपराध आपको रिपोर्ट हो रहा है और वो अपराध स्पेसिफिक नहीं है, आपको जानना है कि कौन कौन लोग शामिल हैं और आपकी जो प्राइमरी इंक्वायरी है उससे वो खुलासा हो सकता है, तो प्राइमरी इंक्वायरी करने में हर्जी क्या है। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इन जजमेंट ऑफ ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी कि प्राइमरी इंक्वायरी करो। उसके बाद अनेकों जजमेंट आ गए, रिसेंट एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है,
पर कब नहीं है? जब आईओ को संपूर्ण फैक्ट्स की नॉलेज है। पर जब उसको नॉलेज ही नहीं है, वो खुद भी स्पेसिफिक नहीं कर रहा है इस बात को कि कौन कौन लोग शामिल हैं इस क्राइम में, तो ऐसे सिनेरियो में एफआईआर इज अपरेंटली अब्यूज ऑफ प्रोसेस। जल्दबाजी में इन एंग्जाइटी एफआईआर को जो है दर्ज किया गया। इस बात पर जो है विशेष जोर दें और बात को समझें। एसीबी ये प्रोटोकॉल अडॉप्ट नहीं करती है, ये प्रोटोकॉल केवल सीबीआई की एफआईआर में जो है देखने को मिलेगा आपको। इवन जो एफआईआर है विजिलेंस की, वो भी इस प्रोटोकॉल को जो है अडॉप्ट नहीं करती है। लोकायुक्त भी जो है अडॉप्ट नहीं करता है, सीबीआई लिखती है ब्यौरा। उसके बाद का जो कॉलम है वो है डे, किस दिन जो है अपराध हुआ है, उसका डेट क्या है और उसका टाइमिंग क्या है। और अधिकांश केसों में तो ये कॉलम खाली छूट जाते हैं। बहुत गंभीर बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है गणना करने के लिए भी। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एज पर प्रोविजो ऑफ सेक्शन 8 अगर कॉज ऑफ एक्शन है तो 7 दिवस के भीतर वो मैटर रिपोर्ट हो जाना चाहिए कंसर्न एसीबी को या सीबीआई को। पर कई बार देखा होगा आपने कि किसी टाइम पर जो है रिकॉर्डिंग करी और प्राइवेट डिवाइस जो है यूज में ले लिया परिवादी ने, और उसके बाद वो मैटर रिपोर्ट कर रहा है कंसर्न एसीबी को या विजिलेंस को, और उसके काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है रिकॉर्डर सौंप रहा है। ये प्रैक्टिस जो है रॉन्ग है। जो प्राइमरी एविडेंस है इट मस्ट नॉट बी सस्पेक्टेड। प्राइमरी एविडेंस को प्रिजर्व करने का प्रथम प्रयास करना है एसीबी को। मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं हरियाणा जोन के कि जहां पर प्राइवेट रिकॉर्डर जो है यूज में लिए रहते हैं और उन रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्डिंग करके कंसर्न परिवादी उन्हें अपने पास में रख लेता है और लंबे टाइम बाद जो है कंसर्न रिकॉर्डिंग को जो है सौंपता है, जो गलत प्रैक्टिस है अपने आप में। क्लियर हो गया अपने को? अगला जो पड़ाव है वो है इन्फॉर्मेशन कब रिसीव हुई पीएस पे। ये महत्वपूर्ण है। जो कॉलम बने हुए ना, कोई खेल नहीं है सांप सीढ़ी का कि जो मर्जी लिख दो। किसी के लाइफ और लिबर्टी का सवाल है। आर्टिकल 21 संविधान को ध्यान में रखते हुए इन कॉलम को बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंफॉर्मेशन थाने पे कब मिली, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका डेट क्या है, उसका टाइम क्या है। और जीडी का मतलब होता है जनरल डायरी। उसमें इंद्राज कब हुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पर्सपेक्टिव है। उसका डेट क्या और टाइम क्या है। अगर इन कॉलम को ढंग से नहीं भरा जा रहा है, कॉलम को जो है अपूर्ण तरीके से प्रोसीड किया जा रहा है, इट मीन्स द कंसर्न इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू प्रिजुडाइज द राइट्स ऑफ द कंसर्न अक्यूज्ड। क्लियर हो गया अपने को? थोड़ा सा चलते हैं आगे। इन्फॉर्मेशन का टाइप क्या है, ओरल या रिटर्न। अमूमन जो सूचना थाने पर आती है वो आती है राइटिंग में, और ऐसे प्रैक्टिस में देखी गई है खासकर सीबीआई के मामले में, एसीबी के मैटर्स में, कि ये लोग एक सैंपल रिपोर्ट देते हैं कंसर्न परिवादी को, इसको देख के रिपोर्ट लिख के लियो। इस बात की पुष्टि सत्य से भी होती है कि कैसे मालूम पड़ा एक परिवादी को जो एक कम पढ़ा लिखा इंसान है। अमूमन ऐसा होता है, उसको मालूम है कि कंसर्न जो ऑफिस है लोकायुक्त का वो कहाँ पर है, कंसर्न जो ऑफिस है विजिलेंस का वो कहाँ पर है, कौन अधिकारी को रिपोर्ट करना है मैटर, किस तरीके से करना है और क्या लिखना है। और इनकी सारी की सारी रिपोर्ट जो है बहुत कॉमन मिलेंगी आपको, सेम पैटर्न पे कि मेरा नाम ये, मेरा ये काम है, मैं इनसे मिला, इन्होंने पैसे मांगे, मेरा कोई इनसे रंजिश नहीं है और ना ही रुपये का जो है लेने का मामला है, मैं रिपोर्ट करता हूँ, कार्रवाई करें। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हजारों परिवादी रिपोर्ट कर रहे हैं एक ही पैटर्न के ऊपर? गजब हो गया। तो इस पर जो है अपने को ध्यान देना है, विशेषता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा, प्लेस ऑफ अकरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर अपराध कारित हुआ, उसका डायरेक्शन क्या है और उसका डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द पीएस। इसको भी जो है ये लोग फॉर्मल जो है लिख देते हैं, जबकि स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा अपने को। क्लियर है बात ये? उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसका एक ब्यौरा होता है, हु इज कंप्लेनेंट, वो भी जो है स्पेसिफिक लिखना होता है। उसका नेम क्या है, उसका फादर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ में ये लोग क्या करते हैं ईयर ऑफ बर्थ लिख देते हैं, कई बार डेट ऑफ बर्थ उसकी नहीं लिखते हैं। और उसके बाद उसका जो एड्रेस है उसको लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर, प्रोफेशन, इसको ये अवॉइड करते हैं लिखने से, नहीं लिखते हैं। इसके बाद होता है कॉलम कि जो अक्यूज्ड है नोन, उनका क्या ब्यौरा है, और जो अननोन है उनके बारे में ऊपर लिखे जाते हैं ये कि इनके साथ साथ जो है कई अननोन लोग जो है शामिल हैं, पर जो नोन है वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। अगर आपका नाम एफआईआर में नहीं है देन इट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू। आपका नाम आया कब, किस पॉइंट पर आया, उसको अपने को देखना है ताकि फायदा मिल जाए अपने को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, रीजंस फॉर डिले। इस पर कभी काम करता ही नहीं है कोई भी इंस्टीट्यूशन, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव यही है, पूरी एफआईआर का जान है। जैसे कहते हैं ना भाई, जो जादूगर होता है उसका जो जान है वो टिका हुआ तोते के अंदर। तो मैं साफ साफ कहता हूँ कि जो ये एफआईआर इसका कॉलम नंबर 8 जो है, ये बेसिकली वो तोता है जिसमें जादूगर का जान जो है टिका हुआ है। अगर डिले एक्सप्लेन नहीं है, डिले है, देन इट इज फैटल। एम्पल जजमेंट है, इवन डिले है 2 घंटे की भी तो ये फैटल है। इवन जजमेंट ये भी अगर डिले है 100 दिन की भी तो ये फैटल नहीं है, अगर ड्यूली एक्सप्लेन्ड है। तो अगर डिले कर रहा है प्रोसिक्यूशन
तो उसको डिले जो है एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इसके अलावा प्रोविजो है सेक्शन 8 और पीसी एक्ट का, उसका टेस्ट भी जो है पास करना पड़ेगा। अगला जो कॉलम है ये आता है रिगार्डिंग द पर्टिकुलर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन। हालांकि जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है ब्राइब के अंदर उसका ब्यौरा यहाँ पर होता है। कॉलम नंबर 10 को ये अप्लाई नहीं करते हैं। कॉलम नंबर 11 भी हमारे केस में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है उन केसेस से जहां पर किसी की अननेचुरल डेथ हुई है, इनक्वेस्ट इसको बोलते हैं। और जो पॉइंट नंबर 12 है उसमें आता है डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद आता है कार्रवाई पुलिस। उसके बाद संबंधित जो SHOs के साइन हो जाएंगे, जो IO है वो अलॉट हो जाएगा, और जो कंसर्न परिवादी है उसके हो जाएंगे हस्ताक्षर। तो ये एक बनता है पूरा FIR। तो आपको ये कॉलम चेक करने हैं आपके केस में कि किस तरह से मैटर को जो है लिखा गया है FIR के अंदर। अगर इन कॉलम्स को इन रूटीन में जो है भरा गया है और सिंसियर अप्रोच शो नहीं करी है कंसर्न इंस्टीट्यूशन ने, देन इट इज फेटल, और हम उस पॉइंट पर जो है सस्पेक्ट रेज कर सकते हैं। पॉइंट बहुत सारे हैं, हिट कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए। तो मैंने आपको जानकारी दी बेसिक फॉर्म में, इसलिए भाई पढ़ने की हैबिट डालो, अपनी FIR निकालो, पढ़ो। जितना पढ़ेंगे उतना अपन जो है तरक्की करेंगे। और अगर पढ़ोगे नहीं तो लोग जो है ज्ञान दे देंगे आपको, और उस ज्ञान को आप सही मानते हुए उस पर जो है अट्टापंग कर लोगे। इसलिए अट्टापंग करने से पहले पढ़ो। साथियों, आपने अनेकों ही बार कुछ पिक्चरें देखी होंगी आपने भूत प्रेतों वाली, और सबका एक कॉमन पैटर्न है कि जो भूत प्रेत थे उनको मारने के लिए एक किताब में उसका विवरण था कैसे मरेंगे। जब तक किताब नहीं पढ़ी गई लोग दुखी हो गए, जब किताब पढ़ ली, फॉर्मूला मालूम पड़ गया, तो हिट करना ईजी रहा। तो जो कानून की किताबें हैं, जो बुक्स हैं, उनका जो नेटर है, जो उनका सार है, वो मैंने आपके सामने रखने का जो है प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एनलाइटन किया अबाउट द FIR ऑफ कंसर्न CBI, ACB और विजिलेंस। साथियों, ऐसे अपडेट्स के लिए कंसर्न चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।